हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएससी। आज से हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 स्टार्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली बिहार जुडिशियल सर्विसेज में कॉमर्शियल लॉ के अंदर 4 एक्ट्स आते हैं: नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एंड कंपनी लॉ। और इन चारों का मिला के वेटेज समवेयर अराउंड 20 मार्क्स का होता है। सो आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 1 बाय 1 हम ये सारे एक्ट्स कवर करेंगे। इन सारे एक्ट्स को हम 3 तरीके से कवर करेंगे। पहले हम इनकी थ्योरी पढ़ेंगे, आफ्टर दैट हम इनके इम्पॉर्टेंट केसेस कवर करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, हम वो पढ़ेंगे। ये जो एक्ट है ये 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करता है: प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक की। ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाइड होता है और इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 1 मार्च 1882। अब इस एक्ट का पर्पस क्या है? सो बेसिकली ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था टू लीगलाइज द सिस्टम ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब इसका नेचर कैसा है? ये सिविल नेचर का है कि क्रिमिनल नेचर का है? तो ये जो एक्ट है ये है तो सिविल नेचर का, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि सेक्शन 138 जो कि क्रिमिनल नेचर का है। सो इन पी मोहन राज वर्सेस शाह ब्रदर्स 2021 का केस है। इसमें जस्टिस RF नरिमन, नवीन सिन्हा, KM जोसेफ ने कहा था कि सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट कैन बी कॉल्ड अ सिविल शीप इन अ क्रिमिनल वूल्स क्लोथिंग। ये जो एक्ट है ये अपने में एग्जॉस्टिव नहीं है, इट्स नॉन एग्जॉस्टिव एक्ट। जैसे कि अगर इस एक्ट के अंदर डिसऑनरिंग ऑफ चेक होता है और उस पर समरी प्रोसीडिंग होती है, तो जो समरी प्रोसीडिंग के प्रोविजंस होंगे वो कहाँ के फॉलो किए जाएंगे? CRPC के फॉलो किए जाएंगे, जो कि सेक्शन 262 से लेके 265 में है। टोटल सेक्शन 148 है एंड टोटल चैप्टर 17 है। अब मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लिखे हैं आपके लिए। सो बेसिकली अमेंडमेंट से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो वो ये पूछते हैं ये चैप्टर या ये सेक्शन किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, और या तो ये पूछा जाता है इस अमेंडमेंट की इन्फोर्समेंट डेट क्या है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी हैं, आपको इनको याद करना है। 1988 के अमेंडमेंट से चैप्टर 17 ऐड हुआ था, सेक्शन 138 टू लेके 142। 2002 के अमेंडमेंट से प्रोविज़ो ऐड हुआ था अंडर सेक्शन 142 एंड इंसर्ट हुए थे सेक्शन 143 टू 147। 2015 के अमेंडमेंट से 142 का सब क्लॉज 2 ऐड हुआ था एंड इंसर्ट हुआ था सेक्शन 142A। 2018 के अमेंडमेंट से 2 सेक्शंस ऐड हुए थे, सेक्शन 143A एंड सेक्शन 148। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आप समझ पा रहे हैं 2 वर्ड से मिलके बना है, नेगोशिएबल एंड इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल एंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है पीस ऑफ पेपर और ए साइंड डॉक्यूमेंट। तो हम जब इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो निकल के एक मतलब आता है दैट negotiable instrument is a written document and it is transferable. It is a signed document that promise a sum of payment to a specified person. ठीक है, अब negotiable instrument एक्ट के किस सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 13 के अंदर डिफाइंड है, विच मीन्स प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेक्शन 13 है ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन ना करते हुए बल्कि उसको उसके काइंड्स बताता है। काइंड्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 13। तो 3 काइंड्स होते हैं: प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4 में डिफाइंड है, बिल ऑफ एक्सचेंज 5 में डिफाइंड है और चेक जो है सेक्शन 6 में डिफाइंड है। अब हम 1 बाय 1 इन पर डिस्कस करेंगे और इनको डिटेल में जानेंगे।
प्रॉमिसरी नोट जो कि सेक्शन 4 में डिफाइन है, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग not being bank note or currency note containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of an instrument. हाँ, अब ये डेफिनेशन आपको सुन के थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही होगी, पर हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद आपको ये डेफिनेशन एकदम क्लियर हो जाएगी. सपोज़ ए ने प्रॉमिस किया इन राइटिंग कि वो बी को 5,000 रुपीज़ देगा. ये जो प्रॉमिस है ये अनकंडीशनल है, ठीक है. तो जो ए है जिसने ये प्रॉमिस किया है, जिसने ये प्रॉमिसरी नोट बनाया है, वो हो जाएगा मेकर, और जिसको वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसको 5,000 रुपीज़ देगा, वो हो गया पे. तो बेसिकली प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टीज़ होती हैं, मेकर एंड पे. जिसने वो प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ किया या जिसने वो प्रॉमिसरी नोट बनाया, जो प्रॉमिस कर रहा है वो हो गया मेकर, और जिसको प्रॉमिस कर रहा है वो हो गया पे. सो यहाँ पे मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है, प्रॉमिसरी नोट इज ए लीगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय वन पार्टी प्रॉमिसिंग टू पे द डेट ओन्ड टू अनदर. बैंक नोट और करेंसी नोट आर नॉट प्रॉमिसरी नोट. प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टी होती है, मेकर एंड द पेई. मेकर कौन होता है? द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिसरी नोट एंड प्रॉमिस टू पे इज कॉल्ड मेकर, एंड द पर्सन टू whom the payment is to be made is called pay. अब यहाँ पे हम समझते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज. हु इज मेकर, पेई, इंडोर्सर, इंडोर्सी एंड होल्डर. सिंपल से एक एग्जाम्पल समझते हैं. ए मेक्स अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ बी फॉर 5,000 रुपीज़. ए ने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया इन फेवर ऑफ बी फॉर ₹5,000. अब ए जो हो गया वो मेकर हो गया और बी जो है वो पेई हो गया. इतनी बात आपको पहले से ही क्लियर है. अब सपोज करिए बी जो है उसको देना था या वो डेट में था 5,000 रुपीज़, जो कि उसको देनी थी किसको? सी को. तो बी ने क्या किया? बी ने जो प्रॉमिसरी नोट था जो ए ने उसको दिया था उसको ट्रांसफ़र कर दिया या निगोशिएट कर दिया सी को बाय इंडोर्समेंट. ठीक है, उसने एक इंडोर्समेंट कर दिया इन द फेवर ऑफ सी. अब जो ए है, जो मेकर है, उसको सी को जो है पेमेंट करना होगा. अब इस केस में कौन कौन पार्टीज़ हैं? ए जिसने प्रॉमिसरी नोट बनाया था वो तो मेकर है. बी जिसको देना था 5,000 रुपीज़ वो पे ही है, और उसने इंडोर्स भी किया है इन फेवर ऑफ सी, तो इंडोर्सर भी हो गया. और जिसके फेवर में इंडोर्स किया है वो है सी, तो सी इंडोर्सी हो गया, एंड साथ ही साथ वो वही होल्डर भी होगा बिकॉज ही इज़ द वन करेंटली होल्डिंग द प्रॉमिसरी नोट. So in this example, B negotiated the instrument given by A to C. Negotiation का मतलब वही ट्रांसफ़र करा उसने. This negotiation can be done any number of time until the instrument is discharged. ये जो negotiation होता है ये आप n number of time कर सकते हैं, पर तब तक कर सकते हैं जब तक इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं हो जाता. और इंस्ट्रूमेंट कब डिस्चार्ज होता है? जाहिर सी बात है, ए पेमेंट कर देगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा. अब मैंने यहाँ पे एसेंशियल्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट मेंशन किए हैं जो कि आप ऑलरेडी समझ गए होंगे, पर हम लोग क्विकली एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इससे. इट इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट बेसिकली साइंड बाय द मेकर होता है.
अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। सिर्फ एक्नॉलेजमेंट करना काफ़ी नहीं होता है कि मैं आई ओ ₹500 टू आकाश तिवारी, आपको प्रॉमिस करनी होती है, ठीक है, अंडरटेकिंग लेनी होती है, वो भी अनकंडीशनल। और जो अंडरटेकिंग है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, जैसे कि आई प्रॉमिस टू पे सुरेश 5,000 आफ्टर माई सिस्टर्स मैरिज, इट इज़ नॉट ए प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। द सम पेबल मस्ट बी सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। Instrument must contain a promise to pay money and money only, and the parties to the promissory note, that is the maker and payee, must be certain. इसमें मैंने कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं, जैसे कि स्टैम्प्ड होना चाहिए, अनस्टैम्प्ड जो होता है इज़ नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस एंड नो सूट कैन बी मेंटेन। इट मस्ट कंटेन डेट, लिमिटेशन पीरियड 3 ईयर है इसका। आप एक बार पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। अब हमने प्रॉमिसरी नोट पढ़ लिया, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 में डिफाइन है। A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of certain persons or to the bearer of an instrument. अब इसको भी हम लोग बहुत ईजी तरीके से एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज करिए एक ए है, हाँ, ए है, बी है और सी है। ए ने ऑर्डर करा बी को कि बी सी को 5,000 रुपीज़ दे। तो यहाँ पे जिसने ऑर्डर किया जो कि ए है, ए ने बी को ऑर्डर किया ना, तो ए जो होगा वो मेकर हो जाएगा या ड्रॉअर हो जाएगा। जिसको वो ऑर्डर कर रहा है बी, वो ड्रॉई हो जाएगा। और बी को ये ऑर्डर कर रहा है कि वो सी को पेमेंट करे, तो जिसको पेमेंट करना है वो हो गया पे, ठीक है। पहले यहाँ देख लेते हैं। सो बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है विच कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर। वो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग थी या प्रॉमिस थी, यहाँ पे ऑर्डर है, ठीक है। साइंड बाय द मेकर directing a certain person to pay a certain sum of money to certain person or holder of an instrument, ठीक है। bill of exchange is either payable on demand or after specified term। अब इसमें पार्टीज कौन होती हैं, ड्रॉअर होता है, ड्रॉई होता है, पेई होता है। द पर्सन हु गिव्स द ऑर्डर टू पे और हु मेक्स द बिल, ये ड्रॉअर हो गया। द पर्सन हु डायरेक्ट्स टू पे, directed to pay is called drawee. When the drawee accepts the bill, he is the acceptor, and the person to whom the payment is to be made is payee. A, B, C, आप ये समझ के चलिए कि जिसने ऑर्डर किया है पेमेंट के लिए या जो बिल बना रहा है वो ड्रॉअर हो गया, जिसको ऑर्डर किया जा रहा है पेमेंट के लिए वो ड्रॉई हो गया, और जिसको वो पेमेंट फाइनली करना है, जिसको मिलेगा वो पेमेंट, वो जो है पेई हो गया। अब हु इज़ ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई इन बिल ऑफ एक्सचेंज, ये हम लोग वापस से एक एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है तब भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। एक्स मेक्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डरिंग वाई टू पे जेड 5,000 रुपीज़। तो एक्स जिसने ऑर्डर किया है वाई को, सो एक्स ड्रॉअर हो गया। Order was given to Y, so he is drawee, and order is to pay Z, so he is the payee. अब यहाँ पे ये होता है कि जो ड्रॉअर होता है वही पेई भी हो सकता है। प्रॉमिसरी नोट में ऐसा नहीं हो सकता कि जो ड्रॉअर हो या मेकर हो वही पेई भी हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एसेंशियल मेंशन कर दिए हैं। इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द ड्रॉअर। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे एंड नॉट अ प्रॉमिस और रिक्वेस्ट। द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। द पार्टीज ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे मस्ट बी सर्टेन। द सम पेबल मस्ट बी सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन. The order must be to pay money and money only, and it must be duly stamped as per Indian Stamp Act 1899. ठीक है.
अब यहाँ पे मैंने प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पे डिफरेंस जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मेंशन कर दिए हैं। जैसे कि मीनिंग बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट की। बिल ऑफ एक्सचेंज आप जान गए हैं, जब कोई पर्सन ड्रॉअर जो है ड्रॉई को ऑर्डर करता है टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू सर्टेन पर्सन, देन वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। व्हेन मेकर प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू सर्टेन पर्सन, देन वो प्रॉमिसरी नोट होता है। इशू कौन करता है? क्रेडिटर करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, और प्रॉमिसरी नोट को कौन करता है? डेटर करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज कॉपीज़ में हो सकता है पर प्रॉमिसरी नोट नहीं हो सकता। पार्टीज़ जो बिल ऑफ एक्सचेंज में होती हैं वो 3 होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। एंड प्रॉमिसरी नोट में 2 होती हैं, मेकर एंड द पेई। एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई की करना ज़रूरी होता है। ड्रॉई नीड टू एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर पेमेंट, और ये जो प्रॉमिसरी नोट होता है उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर जो होती है वो सेकेंडरी होती है एंड कंडीशनल होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में, बट लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर जो होती है वो प्राइमरी होती है और एब्सोल्यूट होती है प्रॉमिसरी नोट में। इट इज़ पेबल टू ड्रॉअर और मेकर, तो बेसिकली ये मतलब है कि क्या जो मेकर होता है वही पे हो सकता है, तो येस बिल्कुल बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा हो सकता है, बट प्रॉमिसरी नोट में ऐसा नहीं हो सकता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पहले हम लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझा, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखे, और प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेक देखेंगे, टाइप ऑफ चेक्स देखेंगे, और डिसऑनरिंग ऑफ चेक से रिलेटेड जितनी भी डिटेल इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए वो कवर करेंगे। थैंक यू।